पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लो रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में जनता के सहयोग से दिल्ली की गद्दी पर बैठी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1240 ईस्वी में अगला जो राजा बना मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह इसका पूरा नाम था। अब ये बहराम शाह राजा बन गया, इसमें योग्यता था ही नहीं, ये योग्य व्यक्ति नहीं था। तो चालीसा दल के तुर्क सरदारों ने किया क्या कि 1242 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी, षड्यंत्र रच के इसकी हत्या कर दी। अब हत्या कर दी तो मोइजुद्दीन बहराम शाह क्या हो गए? 1242 में मर गए। तो इनका एगो पोता था, पोतवा का नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये जो है ना कब राजा बना? 1242 में। अब ये 1242 में राजा बना तो इसी के समय में अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में एगो इल्तुतमिश का गुलाम था जिसका नाम था बलवन। इल्तुतमिश का गुलाम था, उसका नाम क्या था? बलवन। बलवन का जो मूल नाम था ये था बहाउद्दीन। ये बलवन था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन में बलवन की जो शक्ति में जो है ना तीव्र गति से विकास हुआ। बलवन जो है लगभग सारी सत्ता का संचालन कौन करने लगा? बलवन करने लगा। अब बलवन ने किया क्या कि 1242 में ही राजा बने थे, 1244 ईस्वी में षड्यंत्र रच दिया और षड्यंत्र रच करके अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी। और अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या करने के बाद इन्हीं के पुत्र थे नसरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद इनको क्या किया कि 1244 में गद्दी पर बैठा दिया। अब नसीरुद्दीन महमूद जो था ये अल्पायु का था। अल्पायु का मतलब कम उम्र का था, माने 12-14 साल इसका उम्र था, कहीं 17 साल भी उम्र देता है। तो ये अल्पायु का था। साम्राज्य चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अब इसने किया क्या कि बलवन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अभी राजा बन गया, बलवन सर्वे सर्वा बन गया। बलवन जो है क्या बन गया? सर्वे सर्वा। चूंकि ये अल्पायु का था, अब सारी शक्ति किसके हाथ में थी? सारी शक्ति थी बलवन के हाथ में। और बलवन यहाँ पर किया क्या कि अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अलाउद्दीन मसूद शाह से, इस नसरुद्दीन महमूद शाह से। चूंकि इसके मन में था क्या कि अगर पुत्री का विवाह कर देंगे तो पुत्री वो रानी बन जाएगी। अब ये मसूद शाह जो था ना एकदम धर्मपरायण व्यक्ति था। एकरा पहले जितना था सब अयासे था, सब आई एकदम धर्मपरायण व्यक्ति था। इसको राजवाड़ा से कोनो मतलब नहीं था। ये एकदम धार्मिक व्यक्ति था। माने हमेशा धर्म में, कुरान पढ़ने में, उसी में लगा रहता था। इसका जो अपना पर्सनल खर्चा था वो भी राजकीय खर्च से, राजकीय जो कोष था उससे नहीं लेता था। ये करता था क्या कि इस्लाम धर्म में लोग टोपी पहनते हैं, लोग वह टोपिया उन कंटा से बुनता था। और कुरान जो है ना, कुरान उसको हाथ से लिखता था और यही लिख करके टोपिया बुन करके जोन पैसा बचता बेचता था उसको, और बेचने से जोन पैसा बचता था उसी से सारा खर्चा चलाता था। तो ये शाही कोष से एक भी रुपए नहीं लेता था। टोपी बुन करके और कुरान की नकल करके उसे बेच करके अपना सारा खर्चा चलाता था। इसी के कारण इसको कहा जाता है शाही फकीर। राजा था ना, तो शाह का मतलब होता है राजा। तो ये राजा था, शाही फकीर भी था। क्योंकि सारी शक्ति थी, सब कुछ इसके हाथ में था, लेकिन खर्चा कैसे चलाता था? टोपी सिलकर, कुरान की नकल करके। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शाही फकीर। तो गुलाम वंश के किस शासक को शाही फकीर के नाम से जाना जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को। और एक आगे आप लोग पढ़िएगा लोग, मुगल वंश। तो मुगल वंश में एक को कहा जाता है जिंदा पीर, औरंगजेब को। जोन कमवा ये करता था ना, सेम वही कमवा औरंगजेब करता था। वो भी राजकीय कोष से 1 रुपया नहीं लेता था। टोटल का टोटल पैसा वो अपना जो उसका खर्चा था वो भी मुसलमान लोग जो टोपी भाई लोग पहनते हैं, लोग मुसलमान भाई लोग वही टोपिया बुन करके कुरान की नकल करके वो बेचता था और वही से अपन खर्चा चलाता था।
इसलिए उसको कहा जाता है जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को, औरंगजेब को। और इसको क्या कहा जाता है? शाही फकीर। नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है शाही फकीर। एक भी रुपए नहीं शाही कोष से लेता था, सारा का सारा शक्ति कौन संभालता था? बलवान। और बलवान अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था नसरुद्दीन महमूद से। अगर पुत्री का विवाह नहीं किया रहता ना तो इनको मार करके गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन संजोग से हुआ क्या कि 1266 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद अचानक से मर गया। इसका अचानक क्या हो गया? अचानक से इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1266 में। अब इसका कोई पुत्र उत्र नहीं था, बाल बच्चा नहीं था। अब नहीं था तो बलवानवा क्या बन गया? सुल्तान बन गया। तो दिल्ली का अगला शासक कौन बन गया? बलवान। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोग बलवान। बलवान कब शासक बना? 1266 ईस्वी में। अब इसको किताब में कहीं कहीं लिखता है बलवान के को बलवानी वंश, बलवानी वंश। अब बलवान किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलवान इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। और इसका बलवान का दामाद था नसरुद्दीन महमूद शाह। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लोग बलवान के बारे में एक बार रिवीजन कर लिया जाए। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पर? हरियाणा के कैथल में। उसके बाद जो है कौन राजा बना? बहराम शाह। बहराम शाह योग्य नहीं था, जिसके कारण तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसके पुत्र क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा बना दिया 42 में। अब इसमें भी योग्यता नहीं था, इसमें योग्यता नहीं था। इसी के समय में बलवान के शक्ति में तीव्र गति से विकास हुआ। बलवान का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलवान ने किया क्या? षड्यंत्र रच करके 1244 में इसकी हत्या कर दिया अलाउद्दीन मसूद शाह को। और गद्दी पर किसको बैठा दिया? नसरुद्दीन महमूद को 1244 में। नसरुद्दीन महमूद जो था अल्पायु का था, अल्पायु का था तो इसका संरक्षक कौन बन गया? बलवान। अब नसरुद्दीन महमूद जो था एक धर्मपरायण व्यक्ति था, इसको राजभोग से कोनो मतलब नहीं था। अपना टोटल खर्चा कैसे चलाता था? कुरान की नकल करके और टोपी बुन करके अपना टोटल खर्चा चलाता था, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? शाही फकीर। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक को शाही फकीर के नाम से जाना जाता है? और कहेगा कि मुगल वंश के किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना है? औरंगजेब, ठीक है। अब ये 1266 में अचानक से इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया, इसका कोई संतान नहीं था। अब संतान नहीं था तो अगला राजा कौन बन गया? बलवान। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लो बलवान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे लो बलवान के बारे में। बलवान, बलवान कब राजा बना? 1266 में, ठीक है। और यहां से कहीं कहीं लिखता है बलवानी वंश, बलवानी वंश। तो बलवानी वंश की शुरुआत कहाँ से हुई? 1266। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर 5 गो राजवंश शासन किया है। अगर आपको बीच में सवाल पूछ देगा कि बलवानी वंश का संस्थापक कौन था? बलवान। तो बलवानी वंश जो चला था 1266 से लेकर के 1290 तक। और बलवान जो है 1266 से लेकर के 1288 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लोग बलवानी वंश के बारे में। बलवानी वंश का संस्थापक कौन था? बलवान। बलवान गद्दी पर कब बैठा? 1266 में बलवान जो है गद्दी पर बैठा। बलवान जो गद्दी पर बैठा था ये किसके मृत्यु के बाद बैठा था? नसरुद्दीन महमूद शाह के मृत्यु के बाद। महमूद शाह के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बलवान बैठा। बलवान जब गद्दी पर बैठ गया, चूंकि ये चालीसा दल का सदस्य स्वयं था, इसको समझ में आ गया कि सारा समस्या का जड़ कौन है? चालीसा दल। अगर चालीसा दल को खत्म नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे ऊपर भी क्या करेगा? सब आक्रमण करेगा। तो इसने किया क्या कि जैसे गद्दी पर बैठा चालीसा दल का क्या किया? चालीसा दल का अंत कर दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। तो चालीसा दल की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश। और चालीसा दल को खत्म किसने किया? बलवान ने। और कहा क्या कि ये तुर्क सरदार जो है ना अपने आप में बड़ा हम रखते हैं कि हम सरदार हैं, हम अमीर हैं। तो ये किया क्या? अपने दरबार में एक नई परंपरा लेकर के आया जिसको कहा गया सिजदा और पाबोस। सिजदा
और पाबोस। इसमें था क्या, सिजदा का मतलब क्या होता है कि ठेहुना पर बैठ जाइए, जिसे ठेहुना आगे करके नहीं बैठते हैं लोग, वैसे बैठ जाइए। जब भी राजा दरबार में इन करेंगे, होगा कि महाराज पधार रहे हैं, तो क्या करना है, ठेहुना के बल पर ऐसे बैठ जाना है और प्रतीक के तौर पर सर झुका करके पांव चूमना है। तो सिजदा का मतलब ठेहुना के बल बैठना और पाबोस का मतलब पांव को चूमना। तो सिजदा और पाबोस एक नई परंपरा लेकर के आया। काहे खातिर कि उनमें जो अपने आप में हम है कि हम हैं, हम सामंत हैं, उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए दरबार में क्या लेकर के आया, सिजदा और पाबोस लेकर के आया। इसी के समय में हुआ क्या कि एगो बंगाल का गवर्नर था, नाम था उसका तुगरिक खान। बंगाल का गवर्नर था तुगरिक खान। 1269 में ये विद्रोह कर दिया। 1269 में तुगरिक खान क्या किया, विद्रोह कर दिया। इसको दबाने के लिए बलवन ने निजामुद्दीन को भेजा। निजामुद्दीन को भेजा। निजामुद्दीन वहां गया, लेकिन तुगरिक खा के विद्रोह को नहीं दबा पाया। तुगरिक खा के विद्रोह को नहीं दबा पाया। अब बलवानवा का प्रेशर हो गया हाई, रे हम भेजले रहने कि तुमको जा करके इसका दबा देना विद्रोह, तुम गए ही वापस आ गया। बलवन क्या किया, पहले इनकरे के मार दिया निजामुद्दीन को। कहा कि जब तुमसे काम नहीं हो रहा था तुम काहे ला रहेगा, बातें खत्म, इनकी हत्या कर दिया। और उसके बाद गया तुगरिक खान को युद्ध में पराजित करके इसकी भी क्या किया, हत्या कर दिया। बलवन को ये चीज समझ में आ गया, देखिए सेना जो है कभी भी राजा के अधीन नहीं होती है, सेनापति के अधीन होती है। सेना राजा के अधीन नहीं होती है, सेनापति के अधीन होती है। जैसे आप लोग महाभारत का युद्ध देखे हैं लोग ना, टीवी सीरियल में। महाभारत में देखिएगा लोग, दुर्योधन राजा है और सेनापति जो है पहिलका उस सब के तरफ से भीष्म पितामह है। वो बार बार कहता है आप युधिष्ठिर को बंदी बनाइए, आप युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। अरे रोज जो राजा है इससे ही बना ले, तो क्या कह रहा है, आप सेनापति है, हमारे प्रधान सेनापति है। जब युद्ध शुरू होगा सेनापति शंख बजाएगा तभी युद्ध शुरू होगा। राजा के आदेश से शुरू नहीं होगा, सेनापति के आदेश से शुरू होगा। तो राजा किसके अधीन रहता है, सेना किसके अधीन रहती है, राजा के अधीन नहीं। अभी बलवानवा को भी समझ में आ रहा था सेना तो इसके अधीन था नहीं, वो किसके अधीन होता था, सेनापति के। अभी कहा क्या कि एगो नई सेना का गठन होगा और वो राजा के साथ रहेगी, वो राजा के साथ रहेगी। राजा को कहा जाता था शाह, शाह माने राजा। तो एक शाही सेना की गठन किया, ये शाही सेना का गठन किया। अभी शाही सेना को कहा जाता था दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ये दीवाने अर्ज क्या है, एक शाही सेना थी। और सामंतों की सेना से अपनी आत्मनिर्भरता को खत्म करने के लिए क्या बनाया, ये शाही सेना, जिसको क्या कहा जाता था, दीवाने अर्ज। इसको कहा जाता था दीवाने अर्ज। इसके शासनकाल में हुआ क्या कि मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। अब मंगोल जो आक्रमण करते थे, थोड़ा सा उसको समझिए लोग। ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, उत्तर, नीचे और ये पूरब। तो इसी साइड से ना सारा आक्रमण होता था अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते। तो इस क्षेत्र क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अब इधर से मंगोल आक्रमण का भय हो रहा था, जिसके कारण बलवन ने किया क्या कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर गोपालगिरी का और उस्मानाबाद का किला बनवाया। गोपालगिरी और उस्मानाबाद बाद का किला बनवाया। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर। गोपालगिरी और उस्मानाबाद का किला कहाँ बनवाया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर। इसके शासन काल में मेवाती जो डाकू थे, उन डाकुओं का उपद्रव काफी बढ़ गया। मेवाती डाकू जो थे, ये हरियाणा, चूंकि उस समय का जंगली इलाका हुआ करता था, हरियाणा पंजाब के साइड से जो भी सेना उना कुछ भी जाता था डाकू लोग लूट लेते थे। अब इसके बलवन के शासनकाल में ये जो मेवाती डाकुओं का उपद्रव था बहुत तेज से बढ़ गया। अब वो डाकू जो थे जंगल में घुस जाते थे, जंगल में सेना खोज नहीं पाती थी। आज भी हम लोगों के यहाँ बिहार में, झारखंड में माओवादी का बहुत ज़्यादा उपद्रव है और सेना जो है चाह करके भी नहीं पकड़ पाती है उन सबको, क्योंकि वो सब हमारे और आपके जैसे सामान्य भेष में रहते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। एगो ये कारण है। दूसरा का वो सब रहता है जंगल में,
जंगल में वो सब का जन्मे हुआ है और जंगल में कंटिन्यू रहते हुए वो सब क्या हुआ कि जंगल के रास्ता के बारे में बढ़िया से जानकारी है। जंगल में आप भुला जाइएगा तो अब उस जंगल में वो सब कंटिन्यू रहता है, जंगल के रास्ते के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल जानकारी है। अब सेना जाती है जंगल में तो जंगल में सेना को भी उतना जानकारी है नहीं, और सेना के लोगों के साथ समस्या क्या है कि जैसे 2 साल ड्यूटी करेगा उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हुआ? तो ये मेवाती डाकुओं का उपद्रव बढ़ गया, ये लोग जंगल में घुस जाते थे, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। बलवानवा सोचा क्या कि इन लोगों के उपद्रव को कम करना होगा, क्योंकि ये लोग का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। बलवन किया क्या कि जितना जंगल था ना चारों तरफ से सेना से घिरवा दिया, और चारों तरफ क्या लगा दिया? सेना खड़ा कर दिया। और खड़ा करके हुआ कि अगर हम लोग अंदर घुसेंगे तो डाकू फिर मार देगा। तीर कमान रखता था, सब बड़ी भयंकर मारता था। कहा क्या कि एक जोड़ा से जितना पेड़ है ना सबको काट दो, सब एक जोड़ा से सारा पेड़वा कटवा दिया। अब कटवाने के बाद जंगल बचा ना। अब जितने भी मेवाती डाकू लोग थे जिनका भी उम्र 15 से लेकर के 40-50 के बीच में था, सबको मरवा दिया। इसके लिए इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलवन ने एक नई नीति अपनाई थी जिसको क्या कहा जाता है? लौह एवं रक्त की नीति। किसके लिए? डाकुओं के, मेवाती डाकुओं के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और जितने भी लोग थे उसमें सबको क्या किया? मार दिया। जितने भी बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सबको अपना गुलाम बना लिया। जितने भी बुजुर्ग महिला बच्चा था सब, उस सबको क्या किया? अपना गुलाम बना लिया। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बलवन ने। और एक और नीति है रक्त एवं तलवार की। रक्त एवं तलवार, ये नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ये बलवन का देखा देखी किया था। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ये किसका प्रतिपादन किया था? रक्त एवं तलवार। बलवन किसका? लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था बलवन ने। ठीक है। इसके बाद बलवन ने किया क्या कि बलवन ने दिल्ली में एक महल का निर्माण करवाया जिसको कहा जाता है लाल महल। दिल्ली में एक महल का निर्माण करवाया जिसको क्या कहा जाता है? लाल महल। तो लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? बलवन ने। बलवन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन बलवन का मूल नाम था। इसने दिल्ली में क्या किया? लाल महल का निर्माण करवाया। इसने किया क्या कि ईरानी परंपरा के तहत अपने महल को खूब भव्य बनाया। जिसे राजा महाराजा का जो महल होता है वैसे अपने महल को ईरानी परंपरा के तहत सजाया और एक नया उत्सव मनाना शुरू किया जिसको कहा जाता है नौरोज। जैसे हम लोग जो है ना ये नया साल मनाते हैं लोग, सेम उसी प्रकार से ये एक नया उत्सव मनाना शुरू किया जिसको क्या कहा जाता था? नौरोज कहा जाता था। किसने शुरू किया? बलवन ने। इसके दरबार में, बलवन के दरबार में भारत के महान कवि, फारसी के ज्ञाता अमीर खुसरो रहते थे। इसके दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो। इसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है या तूती ए हिंद कहा जाता है। माना जाता है कि तबला और गिटार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था। एक बार बलवन के बारे में रिवीजन थोड़ा सा कर लिया जाए। बलवन का दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 में। कब मर गया? 1288 में। अभी आगे मारा जाएगा जिसे कैसे मर रहा है। इसके बाद बलवानी वंश कब से कब तक? 1290 तक। इसने किया क्या कि चालीसा दल का क्या किया? अंत कर दिया। चालीसा दल पर तुर्क प्रभाव था और साम्राज्य में दरबार में एक नया व्यवस्था लेकर के आया जिसको क्या कहा जाता था? सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है? थे घुटने के बल बैठ जाइए, और पाबोस का मतलब पैर को चूमना। तो सिजदा और पाबोस की व्यवस्था लेकर के कौन आया? बलवन ने। इसके शासन काल में तुगरिक खान ने 1269 में विद्रोह कर दिया जिसको दबाने के लिए किसको भेजा? निजामुद्दीन को। निजामुद्दीन वह विद्रोह को दबा पाया? नहीं दबाया। तो बलवन ने इसकी हत्या कर दी और अपने स्वयं गया और इसको क्या किया? मार दिया। इसने किया क्या कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण का भय सता रहा था जिसके कारण उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का प्रतिपादन किया। इसके तहत इसने गोपालगिरी और उस्मानाबाद के किला का निर्माण करवाया।
इसके शासन काल में मेवाती डाकुओं का उपद्रव काफी बढ़ गया था, जिसके कारण उसने डाकुओं का अंत कर दिया। इसके लिए कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की, रक्त एवं तलवार की नीति कौन अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाया था। इसने जो है जो सामंतों की सेना थी उस पर से निर्भरता हटाने के लिए एक नई सेना का गठन किया था, जिसको क्या कहा गया था? शाही सेना। शाही सेना को क्या कहा जाता था? दीवाने। और इसने दिल्ली में एक महल का निर्माण करवाया था, क्या नाम था? लाल महल। और इसने दिल्ली में पहली बार नवरोज उत्सव मनाना किसने शुरू किया? बलवन ने। इसके दरबार में फारसी के महानतम कवि रहते थे, कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। बलवन का 3 गो पुत्र था। बलवन का 3 गो पुत्र था। एगो का नाम था मुहम्मद, एगो का नाम मुहम्मद। दूसरा जो था ना ये था कैकुवाद। दूसरा जो था कैखुसरो था, कैखुसरो। और तीसरा जो था ना कैकुवाद था। बलवन के कितने पुत्र? 3 पुत्र। कौन कौन? मुहम्मद, कैखुसरो, कैकुवाद। ये मुहम्मद जो था ना ये सबसे बड़ा पुत्र था, और किसी भी पिता को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने बड़े पुत्र से होती है। सबसे ज्यादा उम्मीद कि बड़ा पुत्र है, ये बड़ा होगा तो दुख सब घर का दूर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा उम्मीद अगर पिता को किसी से होता है तो किससे? बड़े पुत्र से। ये बड़ा पुत्र जो था मुहम्मद, ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। मंगोलों से युद्ध में क्या हो गया? युद्ध में यह मारा गया। कौन? मुहम्मद। अब मुहम्मद मारा गया ना तो बलवन को सदमा टाइप का लग गया, हार्ट अटैक। और उस सदमा के कारण 1288 में ये क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका? बलवन का। अब बलवन के मरने के बाद हुआ क्या कि कैखुसरो राजा बनेगा। कैखुसरो राजा बनेगा। ये धर्मपरायण व्यक्ति था कैखुसरो। ये राजा बनने से इग्नोर कर दिया, कहा कि ना हम राजा उजना बनेंगे। तो हुआ कि भाई तब क्या किया जाए? तो किसको राजा बना दिया जाए? कैकुवाद को। कैकुवाद को क्या किया गया? राजा बना दिया गया। 1288 में कौन राजा बन गया? कैकुवाद। अब ये कैकुवाद अभी साम्राज्य चलाइए रहा था, 2 साल अभी चलाया ढंग से, तब तक इसको लकवा मार दिया। अब लकवा मार दिया तो अभी शरीर तो काम करेगा नहीं। तो हुआ कि भाई अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए भाई? राजा को तो लकवा मार दिया है। तो इसका एगो पुत्र था, पुत्रवा 3 साल का था, उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है, इसको क्यूमर्स के नाम से ही जाना जाता है। ये 3 साल का था। इसका उम्र कितना था? 3 साल। अब ये हुआ क्या कि भाई इसको तो लकवा मार दिया कैकुवाद का, तो राजा किसको बना दिया गया? क्यूमर्स को। और क्यूमर्स जो है 3 साल का बच्चा राजा बन गया, क्या वो साम्राज्य संभाल पाएगा? नहीं। तो हुआ क्या कि तुर्क जो सामंत थे उन्हीं में से एक को किया गया कि क्यूमर्स का संरक्षक बना दिया गया। अब उसमें जिसको संरक्षक बनाया गया था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजिया को क्या किया गया? इसका राजा बना दिया गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको क्या किया गया? किसका संरक्षक बना दिया गया? क्यूमर्स का। क्यूमर्स कै साल का था? 3 साल का। इसको लगा क्या कि 3 साल के बच्चा के राजा बना करके हम घूम रहे हैं और अपने बने हैं उसका संरक्षक। ये किया क्या कि एक दिन एक दिमाग घबरा गया। दिमाग घबराया तो 3 साल के बच्चा को उठाया आ घोड़ा पर बैठा करके लेके चल गया यमुना नदी के किनारे। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी में। आ क्यूमर्स को उठा के फेंक दिया नदी में, गैलन राजा पानी में। अब वो 3 साल का बच्चा क्या हुआ? डूब करके मर गया। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजिया क्या किया? सत्ता हथिया लिया और एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया। नाम क्या रखा? खिलजी वंश। इस प्रकार गुलाम वंश का क्या हो गया? मुगल गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना हो गई। किसकी? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी, ले जाके जमुना नदी में फेंक दिया, यमुना नदी में, और फेंक करके अपने कब्जा कर लिया और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। क्या नाम रखा? खिलजी वंश। इस प्रकार हम लोगों के गुलाम वंश का क्या हो गया? गुलाम वंश का अंत हो गया और एक दिल्ली पर नए राजवंश का उदय हुआ जिसको कहा गया खिलजी राजवंश। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बलवन की मृत्यु कब हुई थी? 1288 में। मृत्यु का कारण क्या था?
हार्ट अटैक। इसका बड़ा पुत्र जो था ना मोहम्मद, मंगोल आक्रमण में मारा गया, जिस सदमे को ये नहीं झेल पाया और उसी क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। कैखुसरो जो था राजा बनने से इनकार कर दिया, तो राजा किसको बनाया गया? कैकुवाद को। कैकुवाद को थोड़ा ही समय के बाद लकवा मार दिया गया। तो मार दिया तो 3 साल के बच्चा था इसका एगो, क्या नाम था? शमसुद्दीन की उम्र, उसको राजा बना दिया गया। उसको राजा बना दिया तो संरक्षक कौन बना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये उसकी क्या किया? हत्या कर दिया, उठाया ले जाके यमुना नदी में फेंक दिया। वो मर गया, इस पर दिल्ली के सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ। नाम क्या रखा? खिलजी वंश। तो अगर आप लोगों का सवाल पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। अब आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।